मुझे याद है एक बार मैंने इनसे ज्यादा सवाल पूछा था कि कितने टिकट बटेंगे, किसको क्या मिलेगा। कहता है जब होगा तो आपको भी बुला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमित जी, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में आग लग गई, आउट हाउस में आग लग गई, तो उसमें भारी मात्रा में कैश करेंसी बरामद हुई। तो मेरा सवाल यह है कि इस तरह का एक चित्र देश के सामने आया है, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि इसके पीछे क्या कार्यवाही चल रही है, क्या होना चाहिए, कैसे लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि देखिए, परंपराओं से जो परंपरा अब तक बनी है वो ये है कि जुडिशरी की जांच में इनिशिएटिव, अगर हाईकोर्ट जज के लिए कोई मसला खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश ने लेना होता है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है। हमें ये न्यायिक प्रक्रिया पर, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। इसकी रिपोर्ट आएगी तो काफी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने कमेटी बनाने के निर्णय करने में कोई तक देरी नहीं की है और मैं आशा करता हूं कि जल्दी, क्योंकि पूरी जनता भी इसको बहुत गंभीरता से देख रही है, तो जल्दी ही ये कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद ऐसा भविष्य में न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाए वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक होगा। हम भी राह देख रहे हैं, आप भी राह देखो। एक जुड़ा हुआ सवाल जुडिशरी पर, हायर जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस का एक सवाल काफी मुद्दा चल रहा है। एनजेसी की भी बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इस पर आपका व्यक्तिगत क्या मत है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई मत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक पार्टी से बंधा हुआ व्यक्ति हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता है। मेरा मत व्यक्तिगत मैं पार्टी में रख सकता हूं। पार्टी एक निर्णय पर पहुंचती है, फिर पार्टी का मत मेरा मत होता है। इसी तरह से सरकार में भी मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता है। व्यक्तिगत मत जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हो तब मुझे रखना होता है, या तो कैबिनेट में रखना होता है। इसके बाहर तो कैबिनेट का जो डिसीजन होता है वही हमारा डिसीजन होता है। परंतु मैं मानता हूं कि इस पर एक नए सिरे से एक बहस ये घटना के कारण खड़ी हुई है। जनता में काफी उत्सुकता भी है। हम राह देखते हैं कमेटी क्या करती है, उससे काफी आप कह रहे हैं उसके बाद बहस होनी चाहिए? नहीं, बहस तो अभी कर ही रहे हो आप। बहस में तो कौन किसको रोक सकता है, परंतु कमेटी क्या रिपोर्ट देती है इसके आधार पर सारी चीजें स्पष्ट हो। जम्मू और कश्मीर की ओर चलते हैं, कल आप वहां पर थे भी। राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा, क्या आपको लगता है, और नई सरकार का कैसे आप आंकलन करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। हमने भारत में दो नेताओं के नेतृत्व में सरकार बनाई, एक अटल जी के नेतृत्व में बनाई और एक लंबे समय के लिए लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी केंद्र में सत्ता रहते वक्त राज्य सरकार किसकी है वो नहीं सोचा है, ना हम कश्मीर के लिए सोच रहे हैं। कल ही मैं रिव्यू करने के लिए गया था, उमर साहब मेरे साथ ही बैठे थे, भोजन भी किया, बड़े अच्छे से उनकी फोटो भी आई है। जी जी। और हम सभी राज्य सरकारों के साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है इसी का है, परंतु सुरक्षा और अलगाववाद इस पर हमारा स्टैंड फर्म है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। अभी कठुआ क्षेत्र में कुछ घुसपैठी घटना जरा सा सामने आई है, इसमें कुछ आपको लगता है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म टाइप के कुछ? नहीं, घुसपैठ तो पाकिस्तान के अलावा रसिया से कैसे हो सकता है, वहीं से हो सकता है। और ये तो सालों से कर रहे हैं, मगर देश के जवान बहुत मुस्तैद है, देश की सरकार भी मुस्तैद है। हम यहां पर कोई कांड नहीं करने देंगे और करेंगे तो दंडित भी करेंगे उनको। अमित जी, थोड़ा इलीगल माइग्रेशन की ओर चलते हैं। ये मुद्दा जो है आपने भी कई बार उठाया है, खासकर बांग्लादेश में जहां तख्ता पलट होने के बाद सर ये बढ़ा है, तो इस पर क्या कदम उठाएंगे कि ऐसा ना हो? इसको हम कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए बंगाल की जनता को विनती करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये समस्या वहीं से समाप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि ममता जी हम पर आरोप लगाती हैं
कि भाई बीएसएफ बॉर्डर को देख रही है और आप कैसे घुसपैठ हो रही है, और बंगाल से दिल्ली तक, बंगाल से जम्मू तक कैसे पहुंच जाते, भारत सरकार क्या कर रही है। पूरे देश को मालूम है कि बॉर्डर पर फेंसिंग करने के बाद भी लगभग 250 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती। नाले हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं जी, विकट भौगोलिक परिस्थिति है, और 400 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां पर बंगाल सरकार हमें फेंसिंग करने के लिए भूमि नहीं दे रही। अब जिस बॉर्डर में 600 किलोमीटर खुला रह जाए, वहां घुसपैठ का रोकना बहुत दिक्कत होता है। मूसलाधार बारिश में, ठंड में, गर्मी में नदियों के नाले खुले हैं, वहीं से आते हैं, न जाने घने जंगलों से। परंतु मैं एक छोटा सा सवाल देश की जनता के सामने, सवाल और स्पष्टता दोनों रखता हूं। वो आग तो गए देश में, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनका वोटर कार्ड कहां बन रहा है, जिसको लेकर वो पूरे देश भर में उत्तराखंड तक और कश्मीर तक ट्रैवल करते हैं। वो सारा वोटर कार्ड बंगाल के 24 परगना जिले से ही बनता है। हजारों पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से जो दस्तावेज मिलता है, जिला भी नहीं बदलते, इतना बेखौफ हो गए। सभी के फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, वो 24 परगना जिले के। और अब मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, किसकी जिम्मेदारी है? कोई विदेश से आता है, घुस गया, चलिए, इसकी जिम्मेदारी जनता तय करेगी। मगर घुसकर गांव में आया, क्या पटवारी को मालूम नहीं पड़ेगा कि गांव में 25 लोग नए आ गए हैं? क्या पुलिस वाले को मालूम नहीं पड़ेगा? कौन इनका आधार कार्ड बना रहा है, कौन उसका वोटर कार्ड? और वो कहती है आधार कार्ड भारत सरकार की एजेंसी अंततोगत्वा कलेक्टर होता है, जो आपके अधीन है। इलेक्शन कमीशन की भी एजेंसी तो कलेक्टर ही होता है, जो आपके अधीन है। परंतु ये सब इंडिया अलायंस की पार्टियों को उसमें अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। तो इसका समाधान अब आसाम से क्यों बंद हो गया? जी, देखो भाई, समाधान तो हम जरूर ढूंढेंगे, मगर मैं तो इस मंच का उपयोग कर बंगाल की जनता को कहता हूं, इसका एक सरल समाधान है। इस बार कमल फूल की सरकार बना दीजिए, अपने आप समाधान आ जाएगा। क्या लगता है अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? पिछली बार भी बहुत वो था, पर